हेलो, आज हम करेंगे सॉल्यूशन की थ्योरी। जैसे ही थ्योरी पोर्शन कंप्लीट होता है उसके बाद मैं करवाऊंगी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, क्लास 12th का है ये, यूनिट सेकंड, नाम है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखते हैं हम सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है किसका, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का। ठीक है, कि जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट मिल के क्या बनाते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। अब देखो सोल्यूट क्या होता है, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द लेसर अमाउंट। ठीक है, और जैसे ही सॉल्यूशन बनता है तो सोल्यूट की क्या होती है, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है। ठीक है, तो हुज फिजिकल स्टेट इज चेंज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोलवेंट। सोलवेंट क्या होगा, लार्जर अमाउंट में। ठीक है, जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो हमारा क्या होता है, सोलवेंट। द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट। और मेनली जो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की बताता है वो कौन होता है, सोलवेंट। सोलवेंट के बेस पे हम बताते हैं कि ये कौन सी फॉर्म में बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन है वो डिपेंड करेंगे किस किस पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, सोलवेंट पे। सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड एज फॉलो। ठीक है, तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सोलवेंट। तो फर्स्ट है आपका गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन इन विच गैस एक्ट एज सोलवेंट। ठीक है, क्योंकि देखो यहीं हमने पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन है उसकी फिजिकल स्टेट कौन बताएगा, सोलवेंट बताएगा। तो गैसियस है तो इसका मतलब सोलवेंट क्या होना चाहिए, हमारा गैस होना चाहिए। ठीक है, कि जब कोई भी सोल्यूट रिएक्ट करेगा किसके साथ, गैसियस सोलवेंट के साथ। ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशन है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि जो लिक्विड है वो हमें लार्ज अमाउंट में मिलना चाहिए। लार्ज अमाउंट इन द सेंस हमारा सोलवेंट, कि सोलवेंट क्या होना चाहिए, लिक्विड। नेक्स्ट है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन है तो हमें पता है कि सॉलिड क्या होना चाहिए, लार्ज अमाउंट में, मतलब हमारा सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट मेथड फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स दिए गए हैं। तो फर्स्ट है हमारा सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन बी डिजोल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर। इसने क्या कहा कि किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे, ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना सब्सटेंस डिजोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सोलवेंट के अंदर, वो हमारी क्या होती है, सोल्यूबिलिटी। कि किसी भी सोलवेंट के अंदर, ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक सोलवेंट के अंदर किसी भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे हम मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना सब्सटेंस उसके अंदर डिजोल्व कर सकते हैं, वो हमारी क्या है, सोल्यूबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। कि सॉलिड है वो लिक्विड में सोल्यूबल होता है, इस पे कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन पे कौन कौन सी चीज़ अफेक्ट डालेगी, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो देखो नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, इसने क्या कहा, पोलर सोल्यूट डिजोल्व इन पोलर सोलवेंट। कि जो पोलर सोल्यूट होते हैं वो पोलर सोलवेंट के अंदर ही डिजोल्व होंगे, और नॉन पोलर है वो नॉन पोलर के अंदर ही डिजोल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट होगा, इज द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अगर जो प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है, ठीक है, तो जो सोल्यूबिलिटी है वो टेम्परेचर के साथ क्या होगी, इंक्रीज। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा क्या इंक्रीज होगा, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर कैसी है, एंडोथर्मिक। नेक्स्ट है हमारा, अगर प्रोसेस कैसी है, एक्सोथर्मिक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सोल्यूबिलिटी हमारी क्या होगी, डिक्रीज। तो याद रखना है, एंडोथर्मिक में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, टेम्परेचर किसके, सोल्यूबिलिटी के। और एक्सोथर्मिक में क्या है, टेम्परेचर क्या है, सोल्यूबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट है, प्रेशर डज नॉट हैव एनी सफिशिएंट सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द solubility of solid in liquid as these are highly incompressible। देखो इसने क्या कहा कि प्रेशर है वो सोल्यूबिलिटी पे इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता। ठीक है, क्योंकि सॉलिड इन लिक्विड है। ठीक है, जब सॉलिड को हम लिक्विड में डालते हैं तो वो इतना ज़्यादा हम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, हाईली कंप्रेसिबल नहीं होते वो। ठीक है, इसी वजह से प्रेशर है वो कुछ ज़्यादा इफेक्ट उस पर नहीं डाल सकता। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो अब तक तो हम किस पे पढ़ रहे थे, सॉलिड इन लिक्विड पे, अब क्या है हमारा, गैस इन लिक्विड पे है।
तो फर्स्ट है प्रेशर क्या इफेक्ट डालेगा गैस इन लिक्विड पे, तो उसके लिए एक लॉ दिया गया है, कौन सा है आपका हेनरी लॉ। ठीक है, हेनरी लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर्स फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, कि जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, वेपर फेज का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके गैस के मोल फ्रैक्शन के इक्वल है। वो यहाँ देखो, यहाँ इसने दे रखा है। तो फॉर एग्जांपल कि हमारा पार्शियल प्रेशर है P, ठीक है, तो हमने क्या किया, उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया किसके, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, और यहाँ KH हमने क्या लिया है, हेनरी लॉ कांस्टेंट। ठीक है, कि प्रोपोर्शनल को जैसे ही हम हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, KH आएगा। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि पार्शियल प्रेशर है गैस का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। इसको हम क्या कहते हैं, हेनरी लॉ। हेनरी लॉ कांस्टेंट हमारा क्या होता है, KH। क्या होता है, KH। एंड इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैसेस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो हमारा क्या होता है, डिफरेंट होता है अलग अलग गैसेस के लिए। ठीक है, हायर द वैल्यू ऑफ KH at given pressure the lower is the solubility of the gas in liquid। इसने क्या कहा कि अगर हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, कोई भी प्रेशर दे रखा है उस पे, तो जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, कम। इसका मतलब जो KH है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, सोल्यूबिलिटी के। ठीक है, हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका किसके, सोल्यूबिलिटी के। क्योंकि अगर KH की वैल्यू ज़्यादा होती है तो सोल्यूबिलिटी आपकी क्या हो जाएगी, कम। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या क्या इफेक्ट डालता है, तो देखो इसमें कौन सा प्रिंसिपल दिया गया था, ली चार्टियर प्रिंसिपल। एज डिसोल्यूशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अगर जो डिसोल्यूशन है वो कौन सी प्रोसेस है आपकी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो अकॉर्डिंग टू ली चार्टियर प्रिंसिपल द सोल्यूबिलिटी शुड डिक्रीज विद इंक्रीज द टेम्परेचर। की सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। लेकिन क्या होनी चाहिए प्रोसेस आपकी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रोल्ट लॉ। ये क्या कहता है, इट स्टेट दैट फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। ठीक है, कि ये क्या कहता है कि वोलेटाइल लिक्विड होने चाहिए, द पार्शियल प्रेशर The partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution। इसने क्या कहा कि हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, तो यहाँ देखो इसने क्या बोला है, P1 इजगल्स टू P1 नोट इंटू 1। ठीक है, P2 इजगल्स टू P2 नोट इंटू 2, वेयर P01 एंड P02 क्या है, आर वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सब्सटेंस। देखो जिसके ऊपर ये क्या लगा रखा है, ये नोट लगा रखा है, ये हमारा क्या है, प्योर के लिए। किसके लिए है, प्योर के लिए। ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर। तो हमने क्या लिया है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, ठीक है, याद रखना है कि ईच कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, उसके मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डाल्टन लॉ ऑफ द पार्शियल प्रेशर। डाल्टन लॉ क्या कहता है, इफ़ y1 एंड y2 आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब जो फर्स्ट कंपोनेंट है और सेकंड कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन अगर y1 और y2 दिए हुए हैं तो रिस्पेक्टिवली इन द वेपर फेज, देन P1 इजक्वल्स टू y1 एंड P2 इजक्वल्स टू y2। ये तो देखो डाल्टन लॉ क्या कह रहा है कि फर्स्ट कंपोनेंट है, सेकंड कंपोनेंट है। ठीक है, इसने बोला कि इसका मोल फ्रैक्शन है y1, इसका है y2। तो हमें पता है कि P1 किसके बराबर हो जाएगा, y1 के, और P2 किसके बराबर हो जाएगा, y2 के। वो क्या कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसने क्या बोल दिया, इक्वल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रोल्ट्स लॉ ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। देखो इसमें क्या है, इट स्टेट दैट द रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर pressure of the solution containing a non-volatile solute is equal to the mole fraction। देखो गैस और लिक्विड का था तो उसने लिए थे वोलेटाइल कंपाउंड, याद रखना वोलेटाइल कंपाउंड लिए थे। बात वही थी कि क्या है आपका जो वेपर प्रेशर है, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके, मोल फ्रैक्शन के। फिर हमने क्या लिया था यहाँ इक्वल करने के लिए KH लिया था। ठीक है,
ये था हमारा। लेकिन यहाँ क्या है, हमारा है सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो ये हमारा क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। किसके लिए है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।